नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं मोटापा सेहत का स्यापा। जी हां, मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे देश के कई लोग इन दिनों परेशान हैं और कह सकते हैं आपकी भारत धीरे धीरे मोटा हो रहा है। पहले ये आप चीज़ें सुनते थे कि अमेरिका में ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह की चीज़ें, लेकिन नहीं, अब हमारे देश में भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चे मोटे हो रहे हैं। इनफैक्ट जो सीनियर्स हैं, मतलब 30 से 40 साल या 40 से 50 साल के बीच, वहाँ पर लोगों का वज़न बढ़ रहा है। और वज़न का बढ़ना बहुत सिंपल सी बात है कि कई बीमारियों का न्योता होता है। तो आखिर क्यों वज़न लगातार बढ़ रहा है? क्या हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है? खान पान चेंज हुआ है? और क्या और चीज़ें हैं, क्या और फैक्टर्स हैं जो लगातार वज़न में वृद्धि कर रहे हैं? उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हम जानते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में और बड़े साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और आखिर ऐसा क्या कोई सिंपल मेथड नहीं है वज़न घटाने का या कंट्रोल करने का, जिसमें आपको कोई बहुत खाना पीना नहीं छोड़ना है, बहुत पसीना नहीं बहाना है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें तो वज़न नियंत्रण में रह सकता है, क्योंकि इससे आप स्वस्थ रहेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए आज इस वज़न के स्वास्थ्य कनेक्शन को, हेल्थ कनेक्शन को थोड़ा टटोलेंगे, थोड़ा और इसके अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे आप इस पे अपना कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा वजन को और समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर वजन को BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, इससे नापा जाता है कि आप मोटे हैं कि नहीं। वजन एक अलग बात है, लेकिन मोटापा दूसरी बात है। थोड़ा अंतर है दोनों में। किसी का वजन ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मोटा है। आपकी लंबाई और वजन का अनुपात होता है। अगर आप लंबे ज्यादा हैं और आपका वजन ज्यादा है तो वो अनुपात ऑटोमेटिकली कम आएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई 90 किलो का है तो वो मोटा हो गया, ये अलग है। BMI 25 से 30 के बीच जैसे ही जाता है, यानी 25 के नीचे रहेगा तो सामान्य है, उसमें भी और कैटेगरीज होती है, लेकिन 25 से ऊपर गया तो यहाँ से ओवरवेट की कैटेगरी शुरू हो जाती है और वो 30 तक जाती है। उसके बाद अगर आप 30 से भी ऊपर निकल गए अपने BMI पे, तो फिर आप कहलाएंगे मोटे, या वो जो आपको साइड में एक फिगर दिख रहा है ना, जहां पर सारा जो पूरा का पूरा वजन है बॉडी का वो केंद्रित है कमर के आसपास, और यही चीज सबसे खराब होती है। अब थोड़े और स्टैटिस्टिक्स देखिए, भारत में क्या हाल है मोटापे का। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से आंकड़े हमने लिए हैं। लगभग 6.5% महिलाएं हैं जो मोटापे का शिकार हैं। पुरुषों में क्या स्थिति है? 4% भारतीय पुरुष, यानी कि पता नहीं आंकड़ा कितना सही और कितना सही, मेरा मतलब है कि आंकड़ा तो सही है, लेकिन ऐसा अनुपात क्यों निकल रहा है कि महिलाएं ज्यादा मोटापे का शिकार हो रही हैं बनिस्बत पुरुष कम हो रहे हैं? क्योंकि और कुछ स्टडीज है जो उल्टा भी कहती हैं। समृद्ध परिवारों में ज्यादा है मोटापा, ठीक है, इस बात को समझा जा सकता है। और 40 से 49 आयु वर्ग में सबसे ज्यादा, यानी अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि एक ये 40 से 50 तक की उम्र ऐसी है जो इसी समय आपको दुनिया भर की सारी बीमारियां पकड़ती हैं, सारी लाइफस्टाइल डिजीज, हार्ट की कह लीजिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और उसी समय आप देख रहे हैं कि मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या कोई कनेक्शन है इसका? और हर वर्ग में बढ़ रही है मोटापे की समस्या, मतलब यहाँ अमीरी गरीबी का भेद भी नहीं रह गया है, अब हर वर्ग में मोटापे को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो ये कुछ जानकारियां थी, कुछ तथ्य थे मोटापे के बारे में। चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, फैट लॉस एक्सपर्ट फिट क्रू के फाउंडर प्रतीक कुमार, और योग आचार्य ईरा त्रिवेदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ही हम पहले शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मोटापे को कैसे समझे, मतलब एक तो ये BMI वाला तरीका हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति वजन से ज़्यादा है उसे आप मोटा कहें? मोटे की कोई खास डेफिनेशन, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उन्हें बताते हैं कि भाई आप अब ओबीज हैं और ध्यान रखिए? Right. Thank you for asking the question. So, Indians are more prone for obesity. हमारे लोगों में, एशियंस में और इंडियंस में मोटापा ज्यादा होता है। अभी आपने जो सारे कट ऑफ्स बताए, ये ज्यादातर वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए लेते हैं। इंडियंस में जैसे आपने कहा कि 25 के ऊपर ओवरवेट हो गया और 30 तक ओवरवेट है, 30 के ऊपर ओबेसिटी हो गया। हम बोलते हैं 23 के ऊपर ओवरवेट हो गया, 23 से 27.5 तक इंडियंस में ओवरवेट हो गया एंड 27.5 से ऊपर ओबेसिटी हो गई। तो एक तो ये
बीएमआई होता है जो कि जिसके कट ऑफ एशियंस में, इंडियंस में कम है। इसका कारण यह है कि उतने ही बीएमआई पे हमारे अंदर बॉडी का फैट ज्यादा होता है, और वो ज्यादा विसरल एडिपोसिटी जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, और ये ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज के लिए। सो हमको एशियंस में, इंडियंस में कट ऑफ कम लेना पड़ता है। दूसरा तरीका ये है कि हम वेस्ट साइज देखते हैं। वेस्ट साइज स्पेशली जो ये हमारा पेट का फैट होता है, अगर हमने मसल्स बनाई हुई हैं, हमारे हाथ पैर का में मसल्स हैं और उससे वेट ज्यादा है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। बट हमारा अगर बॉडी में फैट ज्यादा है जो कि स्पेशली पेट के ऊपर होता है, वो बुरा फैट है, और उससे ही सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं। तो हम वेस्ट साइज को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वेस्ट साइज का कट ऑफ वेस्टर्न्स में है 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, विमेन में तो ज्यादा हो गया वेस्ट साइज, और 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है मेन में तो ज्यादा हो गया। हमारे इंडियंस में ये कम है, 80 से ऊपर अगर ज्यादा है विमेन में तो ज्यादा है, 90 से ऊपर मेन में ज्यादा है, तो हम बोलेंगे आपका वेस्ट साइज ज्यादा है। सो अपार्ट फ्रॉम बीएमआई वी आल्सो टेक इनटू अकाउंट वेस्ट साइज। ठीक है ईरा, जो ये सारे आंकड़े हम देख रहे थे, इसमें एक बात मुझे तो थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित कर गई कि महिलाएं पुरुषों के अनुपात में ज्यादा मोटी हैं, मतलब 6.5% देश में, और ये इंडियन डेटा ही है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से निकाला गया डेटा है। करीब 6.5% महिलाएं मोटापे का शिकार है बनिस्बत की 4% पुरुषों का। जबकि आज मैं दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो भी एक नेशनल सर्वे था, सरकार की तरफ से आया, जो डायबिटीज को बता रहा था, और उसमें ये था कि क्योंकि महिलाएं एक्टिव रहती हैं और घर का काम करती रहती हैं, इसलिए उनमें डायबिटीज के चांसेस कम हैं, उनका वजन थोड़ा मेंटेन रहता है, पुरुषों में ज्यादा। थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो गया, लेकिन क्या फिर भी ये कि विमेन आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी, क्या ये ठीक सही है कहना? आई थिंक हम लोग इतना जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हम लोग, क्योंकि अर्बन इंडिया है, रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया में जो लेडीज़ हैं वो बहुत काम करती हैं, ओबेसिटी खास तौर एक अर्बन प्रॉब्लम है, तो हम लोग इतना भी पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते। एक चीज़ ये भी होती है कि ओबेसिटी के बारे में लोग ये नहीं समझते हैं कि ओबेसिटी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। ये नहीं कि आपने बस ऐसा बस नहीं है कि आपने आप, इट्स नॉट जस्ट अ डाइटरी प्रॉब्लम। ऑफ्टन टाइम्स एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए इतना जनरलाइज मुझको नहीं लगता है करना ठीक है कि ऐसा है। डायबिटीज़ डेफिनेटली, जो आपने डायबिटीज़ के बारे में बोला है वो भी काफ़ी है, पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है कि वुमेन की टेस्टिंग इतनी नहीं होती है जितनी मेन की टेस्टिंग होती है, ये भी एक फैक्ट है। तो इसलिए बस थोड़े से मैं फैक्ट्स बोलना चाहूँगी यहाँ पे। पर डेफिनेटली जो आपने बोला कि हमारे देश में इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, इसमें सबसे बड़ा कारण है डाइटरी चेंज। जो हम खाना आजकल खा रहे हैं वो नहीं है जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो खाते थे। आजकल के इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना, इतना ज़्यादा बिल्कुल ही, मीनिंग हर चीज़ में शुगर, हिडन शुगर, फाइबर बहुत कम रहता है आज के खाने में क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड रहता है। तो जो डाइट है वही है मेन कारण, एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। आजकल की जो मॉडर्न जिंदगी है वो है ऑफिस जाना, ऑफिस आना, एक जगह पे जाना, पूरा दिन भर वहाँ पे बैठना, और फिर वापस घर पे आना, टीवी देखना, खाना खाना और सोना। और हमारे इंडियन डाइट भी काफ़ी कुछ बदल गया है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मिलेट्स खाते थे, अब तो हमारा बहुत ज़्यादा राइस और व्हीट हैवी डाइट हो गया है, और ये भी बहुत बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी और इवन डायबिटीज़ के बारे में। जस्ट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है डाइट, बड़ा रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, जो खान पान हमारा बदला, जो लाइफस्टाइल हमारी बदली, और सब चीजें इन दो चीजों पे जाके टिक जा रही है। प्रतीक, मुझे एक और चीज बताइए, हालांकि जैसे ईरा एक्सप्लेन कर रही थी कि थोड़ा लाइफस्टाइल है, ज्यादा लंबे बैठक लग जाती है ऑफिस में, लेकिन मैंने दूसरी तरफ ये भी देखा है कि भाई पहले के मुकाबले जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है, लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग गए हैं, जिम जाने लग गए हैं, अलग अलग ट्रेनिंग फिटनेस प्रोग्राम अटेंड करने लग गए हैं, ऑनलाइन लेने लग गए हैं, अपने डाइट चार्ट्स बनवाने लग गए हैं, बावजूद उसके मोटापा बढ़ रहा है। जी एक्चुअली कैसा है ना सर, इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ लोग एक चीज़ पे फोकस करने बैठ जाते हैं कि हमको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा वेट लूज़ करने के लिए, वहाँ पे वो फिजिकली एक अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू, इट इज़ नॉट जस्ट a matter of कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो. There are certain factors that affect obesity. There are certain factors because of which obesity is caused. It could be a hormonal problem. It could be an environmental problem, a genetic problem.
तो ये चीज़ को अप्रोच करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका खाना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। जस्ट गेटिंग अराउंड 75 to 100 मिनट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज इन अ वीक, मतलब 3 से 4 बार आपने वर्कआउट कर लिया बहुत है। आप रोज़ वॉक पे चले जाओ, काफ़ी है। आपको ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग उसको बहुत फास्ट करने के चक्कर में ना आधे 3 या 4 दिन में गिव अप कर देते हैं। इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। आई मीन आप कुछ भी करो, आपको कोई भी बड़ी डिजीज हो जाए, एंड ओबेसिटी ऑल्सो इज अ डिजीज। इट्स नॉट जस्ट कि हमको खाना ज़्यादा पसंद है तो हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक पेशेंस रख के, सब्र रख के आराम से करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक इट कैन नॉट बी सॉर्टेड, इट कैन बी सॉर्टेड, आराम से हो जाता है, बट थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ता है उसको। तो मैम, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि क्या मतलब 2 ही ये बड़े फैक्टर हैं और इसीलिए हम इतना चेंज देख रहे हैं ऋचा जी, कि एक तो खान पान बदल गया और दूसरी लाइफस्टाइल बदल गई, या कोई और कारण भी है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अब जैसे 30 साल पहले हिंदुस्तान था या 40 साल पहले, वो आज नहीं रह गया। पूरी तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुई है, पूरी तरह से खान पान भी चेंज हो गया है, तौर तरीके चेंज हो गए खान पान के। तो क्या यही 2 बड़े फैक्टर है? मतलब इन पे अगर कोई सीरियसली थोड़ा सोच ले और उस पर कुछ काम करे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, या और भी कुछ हो रहा है साथ में? और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी में जेनेटिक रोल भी है। इट्स अ पॉलीजेनिक डिजीज, नॉट सिंगल जीन, कई एक जीन की बात नहीं है, कई सारे जीन्स हैं जिनका इंटरप्ले होता है। इट इज एक्चुअली एन इंटरप्ले बिटवीन एनवायरनमेंट एंड योर जेनेटिक स्ट्रक्चर, जिसके चलते ओबेसिटी होती है। कई बार हम देखते हैं कि कई फैमिलीज में डायबिटीज होती, ओबेसिटी होती है, तो ऐसे लोगों को दीज पीपल आर कैरिंग जीन्स फॉर ओबेसिटी, तो इनको ज्यादा रिस्क होता है वजन ज्यादा बढ़ने का। तो कई लोगों को हम देखते हैं कि जो बहुत कोशिश कर रहे हैं और फिर भी वेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और कई लोगों में लीननेस के जीन्स होते हैं, वो कोशिश नहीं भी कर रहे हैं और तब भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। सो जेनेटिक डिफरेंसेस बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं, हमारे अंदर जेनेटिक चेंजेस भी आ रहे हैं। एंड डाइट एक्सरसाइज में डेफिनेटली चेंजेस तो आए हैं, जैसा मैडम ने बताया। अभी हम लोग कितना व्हीट और राइस लेते हैं, हाई कार्ब डाइट है एशियन डाइट में। हम लोग चाइनीज लोग नूडल्स एंड हम राइस एंड रोटी, तो दीज आर बेसिकली द रिस्क फैक्टर्स, वेरी वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स दैट वी आर कंज्यूमिंग। एंड एक्सरसाइज सारा कुछ, हर चीज के लिए वही है, हम जाते ही कितना है। एंड एज यू वर सेइंग कि सब लोग इतना कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं कम होता। सो आई वुड से कंसिस्टेंसी नहीं है। थोड़े दिन लोग होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ दिन कर लेते हैं, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। बात आप सही कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे साधन आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे डाइट प्लान्स आ गए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वहां मिस हो जाती है। तो ईरा, अब अगर शुरू करना ही है, किसी को ध्यान ही देना है अपने वजन के ऊपर खास तौर पे, तो पहले क्या चीज चुने? पहले खाने पे फोकस करे, या खाना ठीक है लेकिन पहले एक्सरसाइज रिजीम या लाइफस्टाइल या उठना बैठना जो भी है, मतलब थोड़ा एक्टिव होना, उस पर फोकस करें? सबसे पहले तो डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा फ्यूल होता है। तो मीनिंग फ्यूल के बिना ये गाड़ी नहीं चल सकती, खाने के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो जो आप खा रहे हो, आपको उसमें बहुत ध्यान रखना है। फूड इज़ द मेडिसिन। मैं तो बोलती हूँ कि वेट लॉस में 70% आपका डाइट रहता है और 30% आपका मूवमेंट रहता है। मूवमेंट का मतलब आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप वॉकिंग कर रहे हैं, जो आपका जनरल मूवमेंट है। और इतना मुश्किल होने की ज़रूरत नहीं। लोगों को लगता है कि अरे मुझको जिम जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो बिल्कुल एक्चुअली नेसेसरी नहीं है। बस यही काफ़ी है कि आप वॉकिंग कर लें, थोड़ी सी योग आसना में प्राणायाम वगैरह बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। और नर्वस सिस्टम की भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में 2 होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करती है, खाने को मेटाबोलाइज करती है। जब वो स्ट्रेस पे रहती है तो क्या होता है कि इसमें हम लोग बिल्कुल, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, और वो खाना पचता ही नहीं है। तो इसलिए जो हमारी पाचन शक्ति है, इसमें भी हमको ध्यान रखना है। और ये लोगों को लगता है कि पाचन शक्ति तेज करने के लिए जोर जोर से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, परंतु ये सच बात है कि पाचन शक्ति तेज करने के लिए आपको एक्चुअली थोड़ा सा रिलैक्स करना है, और उसी से ही आपकी अच्छे से पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। बात बताइए, तो मैं ये बोलूंगी कि 70% इज डाइट, 30%। ये अच्छी चीज, एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि 70% इज डाइट, यानी पहले फोकस अगर आप वहां कर लेंगे और उसी को मैनेज कर लेंगे तो 70% आपका काम हो जाएगा। 30% में एक्सरसाइज आ गई, जिसमें आप काफी खुद ही चलते बैठते हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा
फोकस करके कुछ करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो एक चीज तो क्लियर हुई, एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आप कुछ और भी बातें कर रही थी कि स्ट्रेस से भी इसका कनेक्शन है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो भी आपसे और समझ लेंगे। क्या कुछ आसन है जो क्विकली आपको वजन कम करने में मदद करते हैं, कुछ और फैक्ट्स हम डॉक्टर साहब और प्रतीक से भी जानेंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। बात हो रही है मोटापा, सेहत का स्यापा। हम सब इससे दो चार हैं, वजन तो हम में से कईयों के बढ़ जाते हैं और खास तौर पे पेट निकल आते हैं, उसी को आप मोटापे की तरह भी डिफाइन करते हैं। क्विकली अपने मेहमानों से कुछ जवाब चाहेंगे क्योंकि समय कम रहेगा इसमें। प्रतीक, फटाफट आप हमें ये बताइए कि बहुत क्या होता है, वो सही बात है, आप बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हो, होता जाता फिर कुछ नहीं, 2-4 दिन में ठप। कुछ छोटी सी स्मॉल एक्सरसाइजेज या कुछ रूटीन जिसको आप फॉलो करें, और ऐसी कि भाई हाँ 5 मिनट 10 मिनट और फॉलो होती जाए, 10 मिनट तो कोई निकाल ही लेगा। हाँ, मतलब रिलेटिवली अगर आप देखोगे बहुत आसान चीज़ है। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसमें आपका डाइट रहेगा और वर्कआउट रहेगा। डाइट को तो आप जितने ज़्यादा प्लांट्स खाओगे, जितने ज़्यादा होल फूड्स खाओगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। वर्कआउट एक 10 मिनट का रूटीन आपने रोज़ ही कर लिया, सुबह उठ के बेसिक एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, आपने बस इतना कर लिया, विच इज फॉलोड बाय सम मेडिटेशन। सो आपका वो वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा। इमोशनल एक्टिविटी आपका अगर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा, जहां लोग आपको चिढ़ाए नहीं, जहां आपको पता है कि आपके पास एक सेफ स्पेस है, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए, एंड एक मेंटल एट्रीब्यूट रहता है जहां पे अगर इन केस इट इज बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और एनी इमोशनल ईटिंग, या तो आप उसके लिए कोई काउंसलर के पास जाओ, या तो उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट, जैसे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल चीज को अगर आप साथ में ट्रीट करेंगे ना, तो एक ओबेसिटी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो 70-30 वाले में जो 30 का हिस्सा था जहां पर आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, तो 10-15 मिनट भी आप निकालेंगे। 90% डाइट है। ओके, चलिए ठीक है। ईरा, तो एट लास्ट क्विकली कुछ योग या उससे हमें कोई इससे फायदा मिल सकता है, कोई आसान सा योगासन या कुछ और चीजें जिनसे आप अपने मोटापे को, और फिर जैसा आपने कहा कि कनेक्शन है आपके मेटाबॉलिज्म का, स्ट्रेस का, तमाम चीजों का, उसमें फायदा हो? मैं बोलती हूँ कि सबसे सिंपल है कपालभाति और थोड़ा सा प्राणायाम करना, सबसे सिंपल है। और सूर्य नमस्कार अगर पॉसिबिलिटी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य नमस्कार और 2 प्राणायाम आपने अगर कल कर लिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए 10 मिनट्स का मॉर्निंग रूटीन है। कपालभाति से क्या है कि स्टमक के मसल्स, आपका डाइजेशन, आपका जो बाउल मूवमेंट सब बहुत अच्छा रहता है सुबह सुबह। नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स हो जाता है, मेंटली भी हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। ओबेसिटी का ये भी कारण होता है कि स्ट्रेस में लोग बहुत खाना खा लेते हैं, कि कुछ स्ट्रेस हुआ तो तुरंत कुछ मीठा खा लिया, कुछ अनहेल्दी खा लिया, कुछ फ्राइड खा लिया, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जब आप मीठा या फ्राइड खाते हो तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। पर नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने के लिए अलग चीज़ें होती हैं, और आप 2 प्राणायाम रोज करिए, और आप सूर्य नमस्कार अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, या तो आप जेंटल मूवमेंट्स करिए, जेंटल वार्म अप्स करिए, बस बेसिक सूक्ष्म व्यायाम हम इसको योग में बोलते हैं। बस अपने नेक एक्सरसाइजेस, शोल्डर्स, और इसमें ही हम अपना काम चला सकते हैं। ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो 70% या कह लीजिए उससे भी ज्यादा खाना मेन है, उसको आपको कंट्रोल करना है, और उसके बाद हल्का फुल्का व्यायाम कर ले। कपालभाति, अनुलोम विलोम आप सब जानते हैं, वीडियो ढेर सारे हैं, कोई भी निकाल के देख लीजिए। 5-10 मिनट 15 मिनट अगर इसको दे देते हैं तो आपका एक बैलेंस हो जाएगा, और इससे आपको मोटापे से निजात पाने में मुक्ति मिलेगी। और अगर फिर भी वजन आपका कम नहीं हो तो डॉक्टर ऋचा से जाके आप मिलें, उनसे थोड़ा उसको समझें, उसका क्या है पूरा इकोसिस्टम और क्या ताना बाना। हो सकता है आपको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो जो इतनी सीधी तरीके से सॉल्व ना हो पाए, तो डॉक्टर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इतना जानिए, आप अगर अपने वजन को कंट्रोल करेंगे तो लाइफ लंबी होगी, वो तो एक ठीक बात है, लेकिन वो हेल्दी होगी और बहुत बेटर होगी। यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, यानी आपकी लाइफ में बढ़िया बढ़िया चीजें होती हुई नजर आएगी। तो मोटापे पर ये थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो वजन कंट्रोल में रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।